नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 5 बजे के इस खास टॉक शो ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या बीजेपी के खिलाफ अब तक सामने आए एक के बाद एक मुद्दे विपक्ष की हार की हताशा है? इस पर आज बहस होनी है। और क्या विपक्ष बीजेपी के खिलाफ झूठे मुद्दे बनाता है? आज ताल ठोक के ये सवाल, क्योंकि भुवनेश्वर में बीजेपी की कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से ये बातें आई है। मोदी अगर ये कहते हैं कि विपक्ष नए नए मुद्दे फैक्ट्री में बनाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? मोदी ने कहा कि दिल्ली चुनाव में पहले चर्च, उसकी बात उठती है, फिर बिहार चुनाव आता है, उसमें अवार्ड वापसी का मुद्दा उठता है, और ये सारे के सारे मुद्दे रिजल्ट आने के बाद हवा हो जाते हैं। अब सारे हार के बाद मिलकर ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या वाकई विपक्ष बीजेपी के खिलाफ झूठे मुद्दे गढ़ता है? पीएम मोदी कार्यकारिणी में कहते हैं कि पिछड़े और मुसलमानों की तरक्की के बिना संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। मोदी कहते हैं कि 3 तलाक महिलाओं के लिए टॉर्चर है। तो कांग्रेस कहती है कि 3 तलाक का मुद्दा उठाकर बीजेपी मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रही है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तब सवाल ये उठता है कि देश में बांटो और राज करो की राजनीति आखिर कौन कर रहा है? और आखिर 3 तलाक जैसी सबसे बड़ी सामाजिक बुराई पर कांग्रेस क्या वोट बैंक बचाने के लिए 60 साल तक खामोश रही? आज ताल ठोक के पूछेंगे कि हार की हताशा में विपक्ष क्या झूठे मुद्दे उठा रहा है? क्या विपक्ष ने इज्जत बचाने के लिए ईवीएम पर उंगली उठाई है? और अब मुसलमानों को बांटने की बात उठाकर कांग्रेस क्या 3 तलाक के टॉर्चर को समर्थन दे रही है? इन सारे सवालों का जवाब अगले 1 घंटे में तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपके लिए। दुर्भाग्य से हमारे देश में आजादी के इतने बड़े संग्राम को कुछ ही वर्षों में सीमित कर दिया गया, कुछ ही परिवारों में सीमित कर दिया गया, कुछ ही घटनाओं में सीमित कर दिया गया। कांग्रेस की राजनीति हमेशा वोट बैंक की राजनीति रही है। मुसलमानों का नाम लो, दो मत कुछ, वोट बैंक जैसा इस्तेमाल करो। ओबीसी का नाम लो, गरीब का नाम लो, गरीब को कुछ भी मत पहुंचाओ, ओबीसी को न्याय ना दो, और राजनीति करो वोट बैंक की। ट्रिपल तलाक का मामला तो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक बनाया है और मुस्लिम वोटर्स को तोड़ने के लिए बनाया है। उनकी कोई मुसलमान महिलाओं के साथ कोई हमदर्दी नहीं है बीजेपी की। जैसे अंग्रेज मशहूर थे, लड़ाओ, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, मुस्लिम मुस्लिम को लड़ाओ, हिंदू हिंदू को लड़ाओ, ये बीजेपी की पॉलिसी है। तमिलनाडु, त्रिपुरा, बंगाल, तेलंगाना, नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भाजपा का विस्तार होना है। बिल्कुल है। और पूरे देश की जो मैंडेट है, देश का जो मैंडेट है, उसी से तो ये साबित हो जाती है। हर जगह में आप देखिए जीत ही जीत। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या मोदी राज में आएगा बीजेपी का स्वर्णकाल? दूसरा सवाल, 60 साल में बुरा हाल, मोदी राज में हुआ कमाल? तीसरा सवाल, बांटो और राज करो की राजनीति किसकी? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, 60 साल कांग्रेस का, इसलिए मुस्लिम बेहाल? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस बयान पर आज हम बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो विश्वसनीयता की कसौटी पर पूरी तरह से खरी है, प्योर है। हमारे रिपोर्टर मौके पर मौजूद हैं रविंद्र, साथ ही इस खबर से जुड़े बयान और एक्सपर्ट्स की राय भी मौजूद है। तो इस खबर को और पुष्ट करती है, क्योंकि एक्सपर्ट्स की राय यहां पर मौजूद है, इसीलिए ये खबर प्योर है। आप इस पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। अब आपको जरा गेस्ट से मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं। नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता है, एबीवीपी की मेंबर रह चुकी हैं, 2008 में दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष चुनी गई थी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से LLM की डिग्री हासिल की हुई है। बहुत बहुत स्वागत है नुपुर आपका।
राजीव त्यागी साहब, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव थे। सर, आज आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपक मिश्रा साहब समाजवादी पार्टी के समर्थक है, समाजवादी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, इंटरनेशनल सोशलिस्ट काउंसिल के सचिव है, समाजवाद और लोहियावाद पर 37 किताबें लिख चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आलोक मेहता साहब वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में है, पत्रकारिता में करीब 4 दशकों का अनुभव है, आउटलुक मैगजीन के एडिटर रह चुके हैं, 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गीता भट्ट आरएसएस समर्थक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल की मेंबर भी हैं, आरएसएस के विचारों की समर्थक भी हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज इस प्रोग्राम में। शुरू में 1.5 मिनट आप सभी को मिलने वाले हैं, तो मैं शुरुआत जो है राजीव जी आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। उसी सवाल को लेकर मैं शुरुआत करती हूँ बहस की। दिल्ली का मुद्दा आता है तो चर्च पर अटैक का जिक्र आप करते हैं, बिहार चुनाव आते हैं तो अवार्ड वापसी कहीं ना कहीं सक्रिय हो जाती हैं, चुनाव के रिजल्ट आते हैं, ये सारे मुद्दे हवा हो जाते हैं साहब। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों के रिजल्ट्स आते हैं तो ईवीएम को मुद्दा बना लिया जाता है। क्या ये सारे के सारे मुद्दे आपकी फैक्ट्री में बन रहे हैं, जो आरोप प्रधानमंत्री लगा रहे हैं आज? राजीव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना? मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम है, हम एक बार फिर से फ़ोन लगाने की उनको कोशिश करते हैं। राजीव जी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ज़रा उस पर भी अपडेट लेना ज़रूरी है। रविंद्र मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। रविंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? प्रधानमंत्री रवाना कब हो रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री यहां से रवाना हो गए हैं सूरत के लिए, क्योंकि वहां भी रोड शो करना है। वहां कार्यकर्ताओं ने बड़ा एक जलसा रखा है और वहां पर 7 बजे करीब प्रधानमंत्री को और सूरत पहुंचना है, इसलिए प्रधानमंत्री यहां से चले गए और बाकी बीजेपी के कई मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं का भी यहां से प्रस्थान हो गया है। लेकिन रुबिका, एक बात मैं बता दूं जो अभी जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री ने अपने लगभग 40-45 मिनट के भाषण में ये भी कहा है कि 1984 में बीजेपी के ऊपर ये तोहमत लगती थी कि हमारे 2 वाली पार्टी है, 2 नेता अटल अडवाणी और 2 सांसदों वाली पार्टी है, लेकिन उस हार को हमने स्वीकार किया और आज हम सत्ता में हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं और जो जनता का विश्वास था वो हम पर आया। रविंद्र, आप तो वहां पर मौजूद थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, करना चाहिए। रविंद्र, आप तो वहां पर मौजूद थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि विपक्ष जो मुद्दे उठाता रहता है, अलग अलग चुनावों में अलग अलग मुद्दे आते हैं और वो मुद्दे फिर हवा भी हो जाते हैं। कुल मिलाकर ये फैक्ट्री मेड जो उन्होंने बात कही थी, इस पर जरा सी रोशनी डालिए। देखिए, प्रधानमंत्री कहा कि विपक्ष के ईवीएम के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर निशाना साधा जो सरकार में है। उन्होंने कहा कि वैसे लोग आरोप लगा रहे हैं ईवीएम पर जो सरकार में है, कहीं ना कहीं निशाने पर ममता बनर्जी रही, अरविंद केजरीवाल रहे, और वैसे लोग जो सत्ता में रहे हैं, यानी सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगा। जिस तरह से पूरी पार्टी या पूरा विपक्ष राष्ट्रपति के पास गया था, इलेक्शन कमीशन के पास गया था कि ईवीएम के कारण से बीजेपी की जीत हुई है और ईवीएम की जांच होनी चाहिए। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने एक चुनौती भले ही दी हो, लेकिन प्रधानमंत्री पहली बार अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं के सामने खुलकर बात कही कि ईवीएम पर बहाना छोड़िए, हार स्वीकार करिए। साफ तौर कहा कि फैक्ट्री में ये लोग मुद्दे बनाते हैं, चर्च का मुद्दा उठाते हैं जब दिल्ली विधानसभा चुनाव होता है, बिहार में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो अवार्ड वापसी होता है। आज कहाँ है ना अवार्ड वापसी वाले, कहीं दिखते हैं ना चर्च पर हंगामा हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा। साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा, राजीव त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्यों ना ये सवाल उनसे किया जाए। राजीव जी, ये सवाल शुरुआत में आप ही से किया जाना था, हालांकि आप उस वक्त जुड़ नहीं पाए थे। शुरुआत में आपसे कर रही हूँ, 1.5 मिनट है आपके पास। ये मुद्दे क्या फैक्ट्री मेड हैं, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरोप लगा रहे हैं? अगर नहीं तो फिर ये मुद्दे आगे तक जाते क्यों नहीं है? ये हर चुनाव के बाद फुस क्यों हो जाते हैं? देखिए, मुद्दे बनाने का खेल, जुमले बनाने का खेल, भाषणबाजी का खेल, कलाबाजी का खेल, हवाबाजी का खेल, तिकड़मबाजी का खेल, भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत ही ज़्यादा, कह रहा हूँ, उसका एक ऐसी फैक्ट्री चलाती है जिसमें ये सब चीज़ें बनती हैं। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, हमने किसानों का मुद्दा उठाया। किसानों को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आई 2014 में किसानों वाला बुल उचित मुआवजे के अधिकार को बदल देना चाहती थी, क्या ये सत्य नहीं है कि जिस तरह से गवर्नमेंट ऑर्डर आए
जियो आए और बदलने की कोशिश की, उस पर उठाया, तो क्या बुरा किया कांग्रेस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी ने नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, उस पर भारतीय जनता पार्टी खामोश रही। किसानों की आत्महत्या में 52% का इजाफा हो गया 2015 के मुकाबले 2016 में, उसको अगर कांग्रेस पार्टी उठाती है तो क्या बुरा करती है? कांग्रेस पार्टी देश में महंगाई का मुद्दा उठाती है, 86 रुपए एक ही दिन में सिलेंडर पे बढ़ जाते हैं, ये उठाना क्या बुरा है? 105 जवान शहीद हो जाते हैं 2016 में, पूरे 1 साल में पाकिस्तान शहीद कर देता है, भारतीय जनता पार्टी खामोश रहती है, जबकि 1 सर के बदले 10 सर पे लाने की बात की थी। तो ये मुद्दा उठाना क्या गुनाह है कांग्रेस पार्टी का? क्या ये गुनाह है कांग्रेस पार्टी का कि देश की एकता और अखंडता को जो अक्षुण्ण रखी कांग्रेस पार्टी पूरे 70 साल, उसको भारतीय जनता पार्टी छिन छिन कर देना चाहती है, सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से लोगों को बांट देना चाहती है? ये मुद्दा अगर कांग्रेस पार्टी उठाती है तो क्या बुरा करती है कांग्रेस पार्टी? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, जो वादे आपने 2014 में किए थे, 2 आपने 4 चीजें बनाई थी, क्या आपने वो वादे पूरे किया? सर बजर अप हो गया, घंटी बज गई है, लेकिन आपने चर्च वाले मुद्दे पर नहीं कहा मुझे कुछ भी, आपने अवार्ड वापसी वाले मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा। ईवीएम मशीन को लेकर जो संवैधानिक संस्थान है हमारी चुनाव आयोग, उसने साफ तौर पर क्लैरिफिकेशन दे दिया, आपको तो चैलेंज कर दिया हैक करने का, उसको आप जब नहीं मानते हैं तो सवाल फिर उठना लाजमी हो जाता है। नूपुर, मेरा सवाल अब आपसे है, फैक्ट्री मेड मुद्दे का क्या मतलब है? भाई मुद्दे तो बदल जाते हैं ना, सिचुएशन बदलती है, सर्कमस्टांसेस बदलते हैं, मुद्दे बदल जाते हैं। अब कोई एक मुद्दा ताउम्र थोड़ा ही चलता है, मुद्दे भी ना उठाए अब विपक्ष। नहीं, सर्कमस्टांसेस किसके बदले हैं रूबिका जी? आप ये भी तो ध्यान लगाइए, सर्कमस्टांसेस विपक्षी पार्टियों के बदले हैं या फिर जनता जनार्दन के बदले हैं? इन्होंने जितने भी मुद्दे उठाए और अभी गिनवा तो रहे थे, इनको लेकिन इन्होंने कोई आवाज नहीं निकाली। इन्होंने आवाज निकाली तो डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ, मतलब इनको ये चोट पहुंच रही थी कि इनके खुद के पैसे खत्म हो रहे हैं रातों रात, काला धन इनका अपना कांग्रेस पार्टी का और अन्य विपक्षी पार्टियों का। इन्होंने मुद्दे उठाए तो असहिष्णुता, जैसे कांग्रेस कोकराझार, नेली, गोपालगढ़, 1984 सिख राइट्स, इन सब के चलते, और इनके एक तंदूर कांड भी इनके कांग्रेस के एक नेता का दिया हुआ है। जैसे कांग्रेस पार्टी खुद बड़ी सहिष्णु पार्टी है, इन्होंने क्या मुद्दे उठाए? ईवीएम के ऊपर शक, जब खुद 2004 और 9 में जीत गए, पंजाब जीत गए, पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं ईवीएम में कोई परेशानी नहीं है, ईवीएम के ऊपर उंगली उठा दी। मतलब कि जनता जनार्दन की सूझबूझ और समझदारी से दिया हुआ मतदान, उसके ऊपर इन्होंने शक और संदेह पैदा कर दिया। ये क्या मुद्दे हैं इनके? ये जो इनके सिलेक्टिव आउटरीच है ना, इनको अपनी तरफ तो नजर आते नहीं। इन्होंने जवानों की बात कही, आप किस मुंह से जवानों की बात करें जब कश्मीर की परेशानी ही आपके ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की दी हुई है हमारे देश को? ये जहर फैलाया गया हिंदुस्तान के अंदर, और ये भी कांग्रेस की देन है। जरा आप अपने कार्यकाल में भी देख लीजिए, 1987 में जो इलेक्शन रिगिंग हुई थी जिससे इतना मास स्केल मिलिटेंसी बढ़ी है कश्मीर में, ये भी आपकी देन है। और साथ में 2010 में आपकी सरकार थी जब 1800 सीआरपीएफ जवानों के ऊपर पत्थरबाजी, गोलियां और पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर वेपन का इस्तेमाल हुआ था। जरा ये भी ठीक है नुपुर, बजर अप हो गया है, लेकिन आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू तो हम सबके हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके हैं। अब मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले दीपक साहब, ये वाकई क्या जो नुपुर कह रही हैं कि मुद्दों पर आपकी पकड़ ही नहीं है, इसीलिए मुद्दे छूटते चले जाते हैं और ईवीएम जैसा मुद्दा आ जाता है, आप हाथ बचा नहीं पाते हैं? सर एक सेकंड, मेरा सवाल पूरा हो जाए। यही मजबूरी है कि आपको गठबंधन करना पड़ रहा है और हर विपक्षी दल जो है इसी तरफ इशारा कर रहा है? मुद्दा एक ही है, बीजेपी को रोक दो। देखिए, 60 के दशक में जो गैर कांग्रेसवाद था, सही मायने में आज देखा जाए तो उसकी जगह गैर भाजपावाद को लेना चाहिए, क्योंकि उस जमाने की कांग्रेस जितनी तानाशाह थी, जिसने आरोप किया था आपातकाल, उससे ज़्यादा तानाशाही मनोवृत्ति आज की भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। अगर हम लोग मुद्दे को सही से उठाने लगेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उत्तर प्रदेश या देश में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। जब ये दर्प के सामने आएंगे तो अपने ही दर्पण से उस दर्पण को तोड़ देंगे। उदाहरण के तौर पे ये आज इसी साल का आप देख लीजिए कि 10.6 अरब डॉलर कर्ज बढ़ा है। अरबपतियों की संख्या बढ़ी है, उसके अनुपात में गरीबों की संख्या घटी नहीं है। बेरोजगारी दर बढ़ी है, तो ये कहाँ सफल हैं? चीन आज भी अरुणाचल प्रदेश में अपना दावा कर रहा है और ये चीन के आगे घुटना टेको विदेश नीति के तहत सर झुकाए खड़े हैं।
130वें स्थान पर हमारा देश है इस समय, 130 देशों से पीछे है, 131वें स्थान पर है यूएनडीपी रिपोर्ट में। 130वें में तो पिछली साल था। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का मान घटा है। और आप बता दीजिए, कहते हैं कि हम हिंदी पुत्र लोग हैं, हम हिंदी के लिए जान दे देते हैं। इन्हीं के भाजपा के पहले अध्यक्ष रहे, इस समय गृह मंत्री हैं, उन्होंने दुनिया भर के सारे हिंदी भाषियों के सम्मेलन में भोपाल में कहा था कि हम हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा संयुक्त राष्ट्र संघ में बनाएंगे। अब नाम तक नहीं लेते। दीनदयाल जी की आर्थिक विकेंद्रीकरण की बजाय ये उन नीतियों पे बजर बच गया है। लेकिन ये जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, ये मुद्दे जनता को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या वजह है? जनता इन मुद्दों से कहीं ना कहीं रिलेट क्यों नहीं कर पा रही है? या तो आप बहुत स्ट्रांगली नहीं उठा पा रहे हैं, या फिर आप इसे बहुत क्लियरली सामने रख नहीं पा रहे हैं। अब मैं इस पर और आगे बहस करूं आपसे। आलोक जी, आपने सुना होगा गुलाम नबी आज़ाद इतने सीनियर लीडर हैं, वो कहते हैं कि तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हो रही है साहब, जो बीजेपी कर रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप बाकी दूसरे भी सीएम्स ले सकते हैं इसमें, वो सबका साथ सबकी विकास की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने आज कहा भी कि देखिए, आपको अगर सम्मेलन करने हैं तो सम्मेलन मुसलमानों के भी होने चाहिए, क्योंकि वो बहुत पिछड़ी जो है, जिस तरीके का स्ट्राटा है, उनके जीने का तरीका है, वो बहुत पिछड़ा है और उसको आगे लाने के लिए, अग्रणी लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सबका साथ सबका विकास है साहब, या डिवाइड एंड रूल है? क्या है ये? देखिए रूबिका जी, मैं दो बात कहूँगा कि प्रधानमंत्री ने कुछ बातें बिल्कुल ठीक कही है, खास करके अपने पार्टी के लोगों के लिए भी, कि आपने जो मुद्दे उठाया ये बात सही है। उन्होंने कुछ आरोप प्रतिपक्ष पर भी लगाए, उन लोगों की बातें कही, लेकिन सही बात यही है कि उन्होंने अपनी पार्टी वालों से भी कहा कि ज़्यादा मत बोलिए, ज़्यादा बड़े दावे मत करिए। उनको मालूम है कि कहाँ कहाँ कमियां हैं और इसलिए कमियों को भी उन्होंने स्वीकारा। ये एक बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा संकेत है। और आपने जो बात उठाई, सही बात यह है कि हमारे जो मित्र हैं सारे अपने जो बैठे हैं पैनल में भी, वो स्वीकार करेंगे कि उनकी पार्टी के वर्कर भी है। सेवा दल का अध्यक्ष कौन है? क्या नाम कोई बता पाता है? आप यदि सड़क पर जाएँ, क्या लोग सड़क पर जाकर के कभी काम करने की कोशिश करते हैं? डिजिटल क्रांति के साथ लगभग सभी पार्टियों ने वही हथियार अपना लिया, और इसलिए ये सही है कि केवल ऐसे मुद्दे समय समय पर उठाए जाते हैं। टीवी डिस्कशन में जरूर राजीव जी ने बहुत सारी बातें उठाई, समाजवादी मित्र ने भी उठाई, लेकिन सही बात यह है कि उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में नहीं जाने की वजह से पार्टियां हार रही हैं, राजनीतिक दल। और इस खतरे को प्रधानमंत्री शायद नरेंद्र मोदी भी समझते हैं। इसलिए यदि उन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं, उसका क्रियान्वयन ठीक से हो, ये जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री भी घोषणाएं करते हैं, लेकिन यदि 5-5 हज़ार टीचर ही वहाँ राज्यों में नहीं होंगे भाजपा शासन में, तो आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे उन वायदों को? ये सबसे बड़ा संकट भारत की राजनीति में भी है, सत्ता में है। और आपने सोने की चिड़िया की बात कही थी, सोने का सिंहासन जरूर भारतीय जनता पार्टी को मिला है, लेकिन अभी लोगों को न्यूनतम जो मिलना चाहिए और वो नहीं मिला है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये स्वर्णिम युग, बीजेपी, जो अमित शाह खुद कह रहे हैं कि बीजेपी का स्वर्णिम युग है, वो तभी आएगा जब इन जगहों पर वो अपना कब्जा जमा लेगी या अपना परचम लहरा देगी। लेकिन अब जनता का आया है कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। गीता भट्ट साहिबा, आपसे मेरा सीधा सवाल है, जब ये विपक्षी पार्टियां इशारा करती है डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की राजनीति पर, क्या आपको लगता है कि वाकई इस देश में अभी ये चीज़ें हो रही है, कुछ ज़्यादा ही हिंदू मुसलमान हो रहा है, कुछ ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर चर्चा हो रही है और इसीलिए विपक्ष को ये मौका मिल पा रहा है? देखिए, हम एक प्रजातंत्र देश हैं और यहाँ जनता जो है वो सर्वे सर्वा है। और आज जो है जनता ये देख पा रही है कि कौन सा ऐसा दल है या ऐसा कौन सा संगठन है, चाहे वो कोई सामाजिक संगठन हो या चाहे वो कोई राजनीतिक संगठन हो, जो समाज में जनता के बीच में जाके कार्य करने के लिए तैयार है। और वो कार्य करने का क्या डायरेक्शन है, उसकी जो डायरेक्शन है वो यही है कि जो भी समाज की सामाजिक समरसता लाने के लिए के उद्देश्य से काम करे, महिलाओं के जो अधिकार हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से आती हों, चाहे किसी भी धर्म से आती हों, उनके अधिकारों के लिए काम करे, एक आर्थिक समानता लाने के लिए काम करे, जो निम्न वर्ग है उसके उत्थान के लिए काम करे। अगर कोई भी जो सामाजिक या जो राजनीतिक दल है वो इस दिशा में अगर काम कर रहा है, तो चाहे कोई भी दूसरा दल उसके लिए कुछ भी कहे,
वो जनता के सामने वो बहुत स्पष्ट होता है और जनता ये बहुत ध्यान से देख भी रही है और समझ भी रही है कि नीतियां तो ऐसा नहीं है कि आज बनी है, नीतियां तो पिछले 60-65 साल से चल रही हैं इस देश में। और ये नहीं कि वो नीतियां गलत थी, कागज पे सब काम सही था, लेकिन उसको जो है उसकी कार्यशैली, उसकी नीयत क्या थी संगठन की या उस सामाजिक दल की या राजनीतिक दल की नीयत क्या थी, आकांक्षा क्या थी उसको पूरा करने की और समाज में लोगों तक जो भी नीतियां रही हों उनका जो एक बेनिफिट है उसको पहुंचाने की। तो जो भी सामाजिक दल या राजनीतिक दल इस पे काम करेगा। ठीक है मैम, बजर अप हो गया, अब आगे इस पर बात करेंगे। लेकिन राजीव जी, अब ये डिबेट ओपन है, इसीलिए अब सवाल आपसे मेरा ये है कि जब ये कहा जाता है प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से कि कांग्रेस ने पिछड़ों और मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा है, उनको उस राह पर खड़ा कर दिया और बार बार ये कहते रहे कि साहब हम आपके लिए कुछ करेंगे, बने रहिए हमारे साथ, हाथ पकड़े रखिए, दामन थामे रखिए, सिर्फ ये झूठा आश्वासन मिलता रहा। सालों साल बीत गए, दशक बीत गए, हालत उनकी वो की वो है और यही वजह है कि आज मुंह की खानी पड़ रही है अलग अलग चुनावों में भी। मैं जवाब देता हूं इसका, मुझे कम से कम 1 मिनट दे दीजिएगा। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में तो 33 करोड़ की जनसंख्या थी, जो बढ़कर के आज 130 करोड़ की हो गई है। देश की प्रति व्यक्ति आय 1947 में 7500 रुपए थी, जो बढ़कर के आज 77,000 रुपए हो गई है। देश की अगर जीडीपी ग्रोथ पहले 50 के दशक में 2.3% हुआ करती थी, आज बढ़कर के 7.9% हो गई है। देश का पहला बजट यदि 213 करोड़ रुपए का था, आज वो बढ़कर के 2017 का बजट 21,47,000 करोड़ रुपए का हो गया है। देश में यदि पहले अगर देखा जाए तो 18% साक्षरता दर हुआ करती थी, जो बढ़कर के आज 74% हो गई है। देश में यदि लाइफ की एक्सपेक्टेंसी डेट, मतलब मृत्यु दर या जीवन दर जिसे कहते हैं, अगर वो 31 साल हुआ करती थी, वो बढ़कर के आज 68 साल हो गई है। देश में यदि 45 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ करता था 47 में, जिसको हम इंपोर्ट किया करते थे लोगों के लिए, लाल गेहूं, आलोक मेहता जी जैसे सीनियर पत्रकार यहां बैठे हुए बताएंगे, आज हमारा किसान 272 मिलियन टन प्रोडक्शन करता है खाद्यान्न का, हम एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। देश में यदि सेना उस वक्त गिनती की हुआ करती थी, तो आज हमारी सेना 4थे नंबर की सेना है। देश अगर आर्थिक रूप से पहले उस वक्त ऐसा हुआ करता था कि कहीं कोई गिनती नहीं हुआ करती थी, आज 6ठे नंबर की इकोनॉमी बन गया है। देश को यदि इंडस्ट्रियल नेशन के रूप में देखा जाए, कहीं कोई गिनती नहीं हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान पहले 10 नेशन में इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस में आता है। देश में यदि सन 47 में देखा जाए रूबिका जी, तो सन 47 में एक भी ब्रांड नहीं हुआ करता था। आज मिडिल क्लास के पीछे ब्रांड जो है ना, टेलीफोन पे भागते हैं और बैंक मिडिल क्लास के पीछे भागते हैं। इन्होंने नोटबंदी में लोगों को लाइन में लगाया, हमने बैंक को मिडिल क्लास के पीछे लगाया, किसानों के पीछे लगाया। आइए और लोन लीजिए, अपना काम करके अपने जीवन को खुशहाल करिए और भारत को क्या काम करते रहे। उसमें अगड़ों का काम नहीं हुआ, उसमें पिछड़ों का काम नहीं हुआ, उसमें अखिलेश का काम नहीं हुआ, उसमें सभी वर्गों का काम हुआ। बना दिया राजीव जी। एक सेकंड रूबिका में आना चाहूंगी, एक सेकंड ऊपर आपने और एक लास्ट सेंटेंस क्या चाहता हूं, राजीव जी 15 सेकंड दे दीजिए, 15 सेकंड, एक सेकंड इन आंकड़ों के पीछे मत छुपिए, रुक जाइए। अब मैंने कहा पिछड़ा वर्ग और मुसलमानों के लिए आपने क्या कहा? 15 सेकंड दे दीजिए। आपने मुसलमानों और पिछड़ा वर्ग के लिए ऐसा क्या कहा? ऐसा क्या कहा जिस पर मैं भरोसा कर लूं? 15 सेकंड दे दीजिए। आज भी मुसलमानों को अगर आप देखने जाएंगे 32 रुपया ही खर्च कर सकते हैं, ये हैसियत है उनकी। अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे नीचे उनका दर्जा है और आप ये कहते हैं कि हम उनकी पार्टी है। यदि आप जवाब दीजिएगा सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक, मैं ब्रेक ले रही हूँ सर, उसके बाद आपको पूरा 1 मिनट नहीं 1.5 मिनट दिया। प्लीज आने दीजिए मुझे। उसके